नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी का 10+2 यानी कि इंटर लेवल 2023 का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो रुक्मिणी टेस्ट सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 20। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ, जो कि मैंने 1 से लेकर 19 तक, या तो 1 से लेकर 19 तक हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम प्रत्येक वीडियो में 75 जीके और जीएस का जो है क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है। क्या होता है? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जो कि आपके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बगल वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो आज का जो सेट है हमारा क्या होने वाला है, सेट नंबर 20 हम करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 20। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है, किस योजना में, ध्यान दीजिएगा, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही थी। जी हाँ, तो सर्वाधिक रही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं योजना। जी हाँ, तो 8वीं योजना का जो कार्यकाल था वो क्या था? तो 8वीं योजना का जो कार्यकाल था वो 1900, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 1992 से लेकर 1997 तक जो था वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। जी हाँ, तो कार्यकाल रहा था। इसमें जो है कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी थे आपके क्षेत्र थे, उसमें विकास दर जो था वो सबसे अधिक रहा था। क्या रहा था? सबसे अधिक जो है वो रहा था। अगर बात किया जाए वार्षिक योजना है, जी हाँ, तो वार्षिक योजना ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक योजना 1990, ध्यान दीजिएगा 1990 से 92 का मुख्य उद्देश्य जो है अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना। क्या करना? अधिक अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना जो था, ये उसका मुख्य लक्ष्य हो जाता है। क्या होता है? मुख्य लक्ष्य हो जाता है। अगर बात किया जाए 7वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में स्टार्ट हुआ और 92 तक, सॉरी 90 तक चला। कब तक चला? 1985 में स्टार्ट हुआ और 1990 तक जो है ये चला था। और इसका उद्देश्य जो था खाद्यान्न उत्पादन, क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी करना। क्या करना? खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी करना जो था इसका मुख्य उद्देश्य। अगर बात किया जाए 9वीं पंचवर्षीय योजना की, यहाँ तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक, कितना तक? 2002 ईस्वी तक। इसका जो विकास का लक्ष्य रखा था वो 7 मूल, जी हाँ, तो 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर था। क्या था? 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक छाया कठपुतली थिएटर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलु बोमल लता, ध्यान ध्यान दीजिएगा, थेलु बोम लता किस राज्य से संबंधित है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि थेलु बोम लता जो कि कठपुतली थिएटर परंपरा है वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। क्या हो जाता है? आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। ये जो है आंध्र प्रदेश, अगर बात किया जाए किस किस राज्य में किया जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहाँ? तमिल, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में जो है ये किया जाता है थेलु बोमलता, ये किया, जो कि कठपुतली डांस है। ये कठपुतलियां जो है वो बकरी की खाल की बनी होती है। किससे बनी होती है? बकरी की खाल से ये कठपुतलियां बनाई जाती है। जी हाँ, तो बनाई जाती है। अगर बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो है आपको ध्यान दीजिएगा गेगलू, ध्यान दीजिए गेगलू गोबो, गेगलू गोबो अट्टा, ये जो है कठपुतली डांस कहाँ किया जाता है? कठपुतली या फिर नाट्य जो है आपको कर्नाटक में किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि केरल के, तो केरल के कठपुतली कला जो है वो
ध्यान दीजिएगा, केरल में जो कठपुतली कला है उसे पब कथकली कहते हैं। क्या कहते हैं? पब कथकली जो है वो केरल की कठपुतली कला को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा, जी हाँ, तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे था? तो तापस मजूमदार समिति का संबंध जो है किससे था? तो 6 वर्ष से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जो है, ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। क्या था? मुख्य उद्देश्य जो था ये आपके किसका? तापस मजूमदार समिति का संबंध हो जाता है। अगर बात किया जाए कि संविधान के, जी हाँ, तो संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 से, जी हाँ, तो 2002 से जो है इसको अनिवार्य रूप से लागू कर दिया, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। अगर बात किया जाए शिक्षा का अधिकार, क्या? शिक्षा का अधिकार की बात की जाए तो शिक्षा का अधिकार जो है कब लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 2009 को जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। पूर्ण रूप से अगर बोला जाएगा तो 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 को जो है पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 ईस्वी में बनाया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया 2010 में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस राज्य से थे? तो मंगल पांडे जो थे वो किस राज्य से थे? तो ये जो है उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से। मैं आपको बता दूं कि मंगल पांडे, जी हाँ, तो मंगल पांडे ने जो है 1857 का विद्रोह, क्या? 1857 का विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कब स्टार्ट किया? तो 29 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 1857 को। कब? 1857 को जो है इन्होंने ये विद्रोह स्टार्ट किया था। क्या किया था? स्टार्ट किया था। अगर बात किया जाए मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर के, कहाँ के? बैरक, ध्यान दीजिए, बैरकपुर छावनी, जी हाँ, तो बैरकपुर छावनी 34वें, ध्यान दीजिएगा, 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। जी हाँ, तो 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। इनका जन्म स्थल जो था उत्तर प्रदेश के बलिया में था। कहाँ था? बलिया में इनका जन्म स्थान हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो विद्रोह हुआ था कि बताया जाता है कि जो राइफल होती थी, क्या होती थी? राइफल होती थी, उसमें जो एनफील्ड राइफल था उनमें ब्राउन बेस की जगह आपको एनफील्ड राइफल प्रयोग किया जाता था। ये इसका मुख्य कारण हो जाता है। अगर बात किया जाए 1857 विद्रोह के नायक निकोलस जो था, दिल्ली में विद्रोह में मारा गया था। इसके विद्रोह का नायक जो था निकोलस था। कौन था? निकोलस जो है आपको दिल्ली में मारा गया था। कहाँ मारा गया था? दिल्ली में जो है ये मारा गया था। और इसी प्रकार से जो है अगर बात किया जाए 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का, कहाँ का? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो जो था पामस्टन था। कौन था? पाम पार्म अस्टन, जो है, तो पार्म अस्टन जो था वो इटली का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो जाता है। अगर बात किया जाए 1857 के समय, कब? 1857 के समय जो है ब्रिटिश नायक, यानी कि गवर्नर कौन हुआ करता था? तो उस समय का गवर्नर जो है लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो था आपका उस समय का गवर्नर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात की जाए तो ये जो है 1973 ईस्वी में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू किया गया। और 1973 में कब? तो अप्रैल में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? अप्रैल में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगर बात किया जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत जो है 1992 में की गई है। कब की गई है? 1900, ध्यान दीजिएगा, 1992 में जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। अगर बात किया जाए क्रोकोडाइल, क्या? क्रोकोडाइल, ध्यान दीजिएगा, CROCODIL, क्रोकोडाइल की शुरुआत कब की गई है? तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? तो 1975 में। कब किया गया? 1975 में जो है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है शुरू किया गया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्म दिवस मनाया जाता है? यानी कि 2 अक्टूबर को जो गांधी जी का जन्म दिवस तो मनाया ही जाता है, और किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री का। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए गांधी जी के, तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर 1800, जी हाँ, तो 1869 ईस्वी को हुआ था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस जो है वो 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1904 को, क्या 1904 को जो है इनका जन्म हुआ था। गांधी जी ने जो है 1800, जी हाँ, तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने जो है 1800, जी हाँ, तो 1894 ईस्वी में जो है नेटाल इंडिया, क्या नेटाल इंडिया का जो नेटाल कांग्रेस का जो स्थापना किया था, वो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। क्या किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और गांधी जी ने जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना, क्या फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। कहाँ की थी? 1904 में की थी। और 1910 में, ध्यान दीजिएगा, 1910 में जो है टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी। क्या की थी? टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जो है गांधी जी ने 1910 ईस्वी में करी थी। और जो है अगर बात किया जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ आपका कहाँ स्थित हो जाता है? तो बद्रीनाथ जो है आपको आपका अलकनंदा में स्थित हो जाता है। कहाँ स्थित हो जाता है? अलकनंदा में, यानी कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। क्या होता है? अलकनंदा नदी के किनारे जो है बद्रीनाथ स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि आपको सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाता है, तो सतलज नदी के किनारे जो है लुधियाना हो जाता है। क्या होता है? लुधियाना आपको हो जाता है। अगर बात किया जाए यमुना नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे जो है आगरा हो जाता है। क्या होता है? आगरा। और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे हो जाता है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा हो जाता है? तो अहमदाबाद हो जाता है। क्या होता है? अहमदाबाद जो है वो आपको साबरमती नदी के किनारे हो जाता है। अगर बात किया जाए ब्रह्मपुत्रा, क्या ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे जो है आपको गुवाहाटी हो जाता है। क्या होता है? गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हो जाता है। अगर बात किया जाए आपका सरयू नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, तो सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या हो जाता है। क्या हो जाता है? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे हो जाता है। अगर मूसी नदी की बात की जाए, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर हो जाता है? तो आपको हैदराबाद हो जाता है। क्या होता है? हैदराबाद जो है वो आपको मूसी नदी के किनारे होता है। अगर ताप्ती नदी की बात की जाए, जी हाँ, तो ताप्ती नदी की बात की जाए, तो ताप्ती नदी जो है वो इसके किनारे जो है सूरत शहर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारत रत्न दिया जाता है, तो भारत रत्न जो है कब दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर। कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है वो क्या किया जाता है आपको जो है आपका भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगर बात किया जाए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। क्या होता है? सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न, यानी कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसका आकार जो है पीपल के पत्ते की तरह होता है। क्या होता है? पीपल के पत्ते की तरह जो है इसका आकार हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो है क्या क्या, तो इसमें जो है आपको क्या होता है? अशोक चक्र, क्या अशोक चक्र, और क्या होता है? अशोक चक्र और सत्यमेव जयते अंकित होता है। क्या होता है? सत्यमेव जयते जो है वो अंकित होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है?
कहा जा रहा है यूनेस्को। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को में सी का अर्थ क्या होता है? तो यूनेस्को में सी का अर्थ जो होता है वो ध्यान दीजिएगा आपको कल्चरल होता है। क्या होता है? कल्चरल हो जाता है। अगर बात किया जाए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन, ध्यान ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। जी हाँ, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर से एक बार, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 16 नवंबर। कब? 16 नवंबर 1900, जी हाँ, तो 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस है। कहाँ है? पेरिस में हो जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य जो हैं वो कितने हैं? तो 193 सदस्य। कितने हैं? 193 सदस्य हो जाते हैं। और जब शुरू हुआ था तो उसमें 50 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 50 सदस्य थे। भाग जो लेने वाले थे 51 सदस्य लेने वाले थे, लेकिन एक सदस्य जो है उसी समय आपको क्या कर गया था? हट गया था। और 50 सदस्य जो थे शुरुआत में हो जाते, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनेस्को की तरफ से जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है वो यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध किस देश से है? यानी कि नोवाक जोकोविच जो है किस देश की हो जाती है? तो ये जो है आपके सर्बिया के खिलाड़ी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हो जाते हैं। और इन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, लगातार 24 बार। कितना बार? लगातार 24 बार जो है ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, जो आपके लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में फास्ट पास्ट द पोस्ट, तो फास्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से जो है फास्ट पास्ट द पोस्ट ये संविधान से लिया गया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न से में कहा जा रहा है, कार्टाजेना, ध्यान दीजिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है जैव विविधता से। जी हाँ, तो जैव विविधता से जो है कार्टाजेना जो है प्रोटोकॉल संबंधित होता है। इस प्रोटोकॉल को जो है कब प्रभावित किया गया था? तो 11 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 11 सितंबर 2003 को। कब? 2003 को जो है इसे प्रभावित किया, पूर्ण रूप से क्या किया गया था? आपको प्रभाव में लाया गया था। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव, ध्यान दीजिएगा, मानव पर्यावरण ये जो है कब हुआ था? तो ये जो है 1972 में। क्या? 1972 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है स्टॉकहोम में है। कहाँ है? स्टॉकहोम में जो है इसका मुख्यालय हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए हेलसिंकी सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा कि हेलसिंकी सम्मेलन क्या है? हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ है? तो हेलसिंकी सम्मेलन जो है 1974 में हुआ है। कब हुआ है? 1974 में जो है हेलसिंकी सम्मेलन हुआ है। अगर बात किया जाए वियना, ध्यान दीजिएगा, वियना सम्मेलन कब हुआ है? तो वियना सम्मेलन जो है 2015 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 सॉरी, वियना सम्मेलन जो है 1985 में हुआ है। कब हुआ है? 1985 में हुआ है। अगर बात किया जाए पेरिस सम्मेलन, क्या? पेरिस सम्मेलन, तो ये हुआ है आपका 2015 में। पेरिस सम्मेलन कब हुआ है? 2015 में। वियना सम्मेलन का संबंध जो है किससे है? तो वियना सम्मेलन का संबंध जो है ओजोन संरक्षण से है। किससे है? ओजोन संरक्षण से हो जाता है। पेरिस सम्मेलन का संबंध जो है वो जलवायु परिवर्तन से हो जाता है। क्या होता है? जलवायु परिवर्तन से जो है पेरिस सम्मेलन का संबंध हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ध्यान दी गया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपके पास है, किसके पास, सॉरी, किसके पास हो जाता है? तो सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हो जाते हैं वर्तमान में? तो ये जो है वर्तमान में क्या हो जाते हैं? श्री वीरेंद्र कुमार, सॉरी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हैं वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
होता है। अगर बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान की, किसकी, धर्मेंद्र प्रधान की, तो ये जो है वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हो जाते हैं। क्या होते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री भी आपके धर्मेंद्र प्रधान ही हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कहलाते हैं। जो तो सामुदायिक विकास का मुख्य निर्माता कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो है SKD, ध्यान दीजिएगा, SKD जो है आपके सामाजिक विकास निर्माता कहलाते हैं। अगर बात किया जाए सुरेंद्र कुमार पांडे की, अगर बात किया जाए सुरेंद्र कुमार पांडे की, किसकी, सुरेंद्र कुमार पांडे की, तो ये जो है भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री हो जाता है। क्या होता है, प्रथम सहकारिता मंत्री जो है वो हो जाते हैं। तो प्रथम सहकारिता मंत्री हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए 1992 में, कब, 1992 में सामुदायिक विकास, कब, 1992 में जो है, 1952 में जो है सामुदायिक विकास प्रारंभ करना जो है इनका मुख्य क्या था, योगदान था। क्या था इनका मुख्य योगदान, किसका, सुरेंद्र कुमार का मुख्य योगदान जो है हो जाता है। अगर बात किया जाए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था, 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना यानी कि शुरुआत की गई थी। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रसार, क्या, राष्ट्रीय प्रसार, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर, क्या, 2 अक्टूबर 1953 में जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अगर बात किया जाए, क्या, अगर बात किया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था, क्या, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके तहत की गई थी, तो B.R. मेहता के तहत, किसके तहत, B.R. मेहता के तहत जो है पंचायती राज की शुरुआत जो है वो की गई थी, यानी कि शिल्पकार के रूप में इन्हें माना जाता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है बिहार बजट 2023-24 कितना का था, यानी कि बिहार में जो बजट पास हुआ है 2023-24 में, उस बजट का मूल राशि जो है वो कितना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होता हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि आपको 2,61,885.40 हो जाता है। क्या होता है, 2,61,885.40 यानी कि 40 करोड़ जो है वो आपका 2023-24 का बजट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत के संविधान में, जहाँ तो भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि जिस समय 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जो थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, PV नरसिम्हा राव हुआ करते थे। अगर बात किया जाए PV नरसिम्हा राव की, तो PV नरसिम्हा राव के जो कार्यकाल था वो 1991 से लेकर के 1996 तक इनका कार्यकाल था, और 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा बताता है। क्या बताता है, त्रिस्तरीय ढांचा को पंचायती राज बताता है। तो कितना, पहला हो जाता है ग्राम स्तर, क्या होता है, ग्राम स्तर पहला हो जाता है। दूसरा जो हो जाता है प्रखंड स्तर हो जाता है। क्या होता है, प्रखंड स्तर दूसरा हो जाता है। तीसरा जो है आपको जिला स्तर हो जाता है। क्या होता है, जिला स्तर हो जाता है। ग्राम में जो होता है वो पंचायत होता है, प्रखंड में पंचायत समिति होता है, और जिला में जिला परिषद आपको हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात की जाए ऑप्शन के अनुसार, तो इसका राइट आंसर जो है घाट प्रवाह। घाट प्रवाह जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाती है। क्या होती है, कृष्णा नदी की सहायक नदी। अगर बात किया जाए कृष्णा नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की, जी हाँ दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी होती है। क्या होती है, दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो महाबालेश्वर के निकट है। कहाँ है, महाबालेश्वर, ध्यान दीजिएगा, महाबालेश्वर के निकट जो है इसका उद्गम स्थल हो जाता है। और ये कितने किलोमीटर की लंबाई में बहती है, इसका लंबाई जो है 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। जी हाँ, तो इसकी कुल लंबाई
हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, और ये बहती हुई बंगाल की खाड़ी में, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिर जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृष्णा नदी जो है डेल्टा बनाती है। क्या करती है? कृष्णा नदी जो है जब गिरती है मुहाने पर, तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में टी20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? जी हाँ, तो 2024 की मेजबानी जो है किस देश को सौंपा गया है? तो ये जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को संयुक्त रूप से जो है सौंपा गया है। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर बात किया जाए वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023, क्या 2023 की अगर बात किया जाए तो इसकी मेजबानी जो है भारत को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? भारत को सौंपा गया था वनडे। अगर बात किया जाए देवधर ट्रॉफी, क्या देवधर ट्रॉफी 2023, देवधर ट्रॉफी 2023 जो है दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र को हरा करके, क्या करके, दक्षिणी क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को हरा करके 9 बार, जी हाँ, तो 9 बार जो है क्या कर लिया है? कप जीत लिया है। क्या कर लिया है? कप जीत लिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार का जो विश्व कप था, क्या था? विश्व कप जो था वो ऑस्ट्रेलिया ने, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जो है क्या कर लिया है? आपको भारत को हरा करके जीत लिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में जो है आपको आर वेंकट रमनी को, किन्हें? आर वेंकट रमनी को जो है भारत का नया अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? नया अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया। अगर बात किया जाए प्रदीप कुमार मोहंती, तो प्रदीप कुमार मोहंती जो है आपके सीबीसी हो जाते हैं। क्या होते हैं? सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो जाते हैं। अगर बात किया जाए तुषार कुमार की, तुषार मेहता की, तुषार मेहता जो है आपके सॉलिसिटर जनरल हो जाते हैं, यानी कि महाधिवक्ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? महाधिवक्ता जो है आपके कौन हो जाते हैं? तुषार मेहता हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है रिवोल्यूशनरीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट फ्रीडम। जी हाँ, तो हाउ इंडिया वॉन इट फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको संजीव सान्याल हो जाते हैं। कौन होते हैं? संजीव सान्याल जो है आपके इस पुस्तक के लेखक हो जाता है। अगर बात किया शशि थरूर की, तो शशि थरूर की एक फेमस पुस्तक है अम्बेडकर। क्या है? अम्बेडकर अलाइफ। जी हाँ, तो अम्बेडकर अलाइफ जो है वो शशि थरूर की पुस्तक हो जाती है। अगर बात किया जाए गौतम बोरा की प्रमुख पुस्तक है नालंदा। जी हाँ, तो नालंदा अंटिल वी मेट, जी हाँ, तो वी मीट अगेन। जी हाँ, तो अंटिल वी मीट अगेन। अगर बात किया जाए ए एस दुलत, जी हाँ, तो ए एस दुलत का जो प्रमुख पुस्तक हो जाता है ए लाइफ इन, जी हाँ, तो ए लाइफ इन द सोडे। जी हाँ, तो ए लाइफ इन द सेडे जो है ये इसकी उनकी पुस्तक हो जाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के नए चांसलर जो हैं वो कौन बने हैं? तो ओलाफ, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ओलाफ स्कोल्ज, ध्यान दीजिएगा, ओलाफ स्कोल्ज जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या किए गए हैं? जर्मनी के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किए गए, यानी कि बनाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए एंजेला मार्कल की, तो ये जो है लगातार 16 साल तक, कितना साल तक? लगातार 16 साल तक जर्मनी की चांसलर बनी रही थी। क्या था? जर्मनी की चांसलर बनी रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में देखने को मिलता है? तो रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार जो है आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका में देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए कि विश्व में, जी हाँ, तो विश्व में जो है कि सबसे बड़ा, जी हाँ, तो सबसे बड़ा रेल लाइन कहाँ है? तो ट्रांस साइबेरियन, क्या है? ट्रांस साइबेरियन रूस में। कहाँ? ट्रांस साइबेरियन मार्ग रूस में जो है सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न में जो कहा जा रहा है लोकनायक, जी हाँ, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है किस वर्ष दिया गया था? तो ये जो है 1999 में, कब? 1999 में
जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है वो भारत रत्न दिया गया। अगर बात किया जाए मदर टेरेसा को, किसको, मदर टेरेसा को कब दिया गया, तो 1980 में दिया गया। कब दिया गया, 1980 में दिया गया। अगर बात किया जाए विनोबा भावे को, किन्हें विनोबा भावे को कब दिया गया, तो विनोबा भावे को जो है 1983 में दिया गया। कब दिया गया, 1983 में दिया गया। अगर बात किया जाए नेल्सन मंडेला की, जहाँ तो नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला को कब दिया गया, तो 1990 में दिया गया। कब दिया गया, 1990 में दिया गया। अगर बात किया जाए राजीव गांधी को, किन्हें, राजीव गांधी को कब दिया गया, तो 1991 में दिया गया। और अगर बात किया जाए वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 1991 में ही इन्हें भी दिया गया। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को कब दिया गया, तो 1997 में दिया गया। कब दिया गया, 1997 में दिया गया। सचिन को, किन्हें, सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में जो है भारत रत्न दिया गया। फिर से एक बार देखेंगे, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न, विनोबा भावे को 1983 में, नेल्सन मंडेला को 1990 में, राजीव गांधी को 1991 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, एपीजे अब्दुल कलाम को आपको कब दिया गया, तो ये जो है 1997 में, सचिन तेंदुलकर को 1914 में, और साथ ही साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जो है 1999 में जो है भारत रत्न दिया गया। जो आपके लिए सारे के सारे जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये जो है 21 जून को होता है। कब होता है, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन हो जाता है। जी हाँ, तो जब सूर्य 12 बजे तक कर्क रेखा पर क्या रहती है, ऊर्ध्वाधर रहती है। कहाँ रहती है, कर्क रेखा पर क्या रहती है, 12 बजे तक ऊर्ध्वाधर रहती है। अगर बात किया जाए कि दक्षिणी गोलार्ध में, क्या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यानी कि सूर्य के सम्मुख रहता है, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, यानी कि सबसे लंबी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। क्या होती है, सब 22 दिसंबर को हो जाती है। 21 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च, ध्यान दीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या 21 मार्च और 23 सितंबर जो होता है वो भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। क्या करता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है। उस दिन को जो है दिन रात, ध्यान दीजिएगा, दिन और रात जो है वो बराबर होता है। क्या होता है, बराबर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है अशोक के किस शिलालेख में आमत, जहाँ तो आमत्य निमंत्रण की शिक्षा दी गई, जहाँ तो आत्म निमंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छठे अभिलेख में। किसमें, छठे अभिलेख में जो है आत्म निमंत्रण का क्या क्या है, शिक्षा दिया गया। अगर पहले अभिलेख में बात की जाए तो पहले अभिलेख में जो है पशु बलि, क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है। क्या कही है, पशु बलि की निंदा की गई है। अगर बात किया जाए 11वें अभिलेख की, ध्यान दीजिएगा कि 11वें अभिलेख, तो 11वें अभिलेख में कुछ नहीं है यहाँ पे। और जो है 14वें अभिलेख में जो है क्या है, तो 14वें अभिलेख में आप लोग कमेंट करके बताइए कि 14वें अभिलेख में क्या दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है 1757 में, जी हाँ, तो 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। जी हाँ, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने जो है विश्वासघात किया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मीर जाफर। मीर जाफर ने जो है प्लासी के युद्ध में क्या किया था, आपके सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, विश्वासघात किया था। क्या किया था, विश्वासघात किया था, जिससे सिराजुद्दौला जो है वो हार गया था। अगर बात किया जाए प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था। जी हाँ, तो और इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। क्या कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बढ़े अगले अगले प्रश्न की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई है। कब हुई है, 1916 ईस्वी में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगर पटना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1919 में जो है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो अगर बात किया जाए बिहार में प्रखंड की संख्या, तो 534 हो जाता है। कितना हो जाता है? बिहार में प्रखंड की संख्या जो है 34 हो जाता है। अगर बात किया जाए प्रमंडल, क्या हो जाता है? प्रमंडल, प्रमंडल की संख्या कितनी हो जाती है? तो 9 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9 हो जाती है। अनुमंडल की बात की जाए, क्या बात किया जाए? अनुमंडल, तो अनुमंडल की संख्या कितनी होती है बिहार में? तो 101 हो जाता है। कितना हो जाता है? 101 हो जाता है। गांव की लगभग संख्या कितना हो जाता है? तो गांव की लगभग संख्या जो है आपको 45,000, कितना? 45,103 हो जाता है। गांव की लगभग संख्या जो है आपको 45,103 हो जाता है। अगर बात किया जाए पुलिस जिला कितना हो जाता है बिहार में? पुलिस जिला बिहार में कितना हो जाता है? तो पुलिस जिला जो है आपको 40 हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। लेकिन पुलिस जिला अलग होता है, एक पुलिस स्टेशन होता है। क्या होता है? पुलिस स्टेशन कितना हो जाता है बिहार में? तो बिहार में पुलिस स्टेशन जो है आपको क्या हो जाता है? 1,000। जहाँ तो 1,064 पुलिस स्टेशन हो जाता है। फिर से देखेंगे तो प्रखंड की संख्या कितनी है? 534 है। प्रमंडल की संख्या 9 हो जाती है। अनुमंडल की संख्या 101 हो जाती है। गांव की संख्या 45,103 हो जाती है। पुलिस जिला की जो संख्या है वो 40 होता है। पुलिस स्टेशन की संख्या जो है 1064 हो जाता है। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी जो है कैमूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैमूर में जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए बराबर पहाड़ी, क्या बराबर पहाड़ी कहाँ हो जाता है? तो बराबर पहाड़ी जो है जहानाबाद में होता है। कहाँ होता है? जहानाबाद में होता है। खड़गपुर पहाड़ी क्या हो जाता है? खड़गपुर पहाड़ी कहाँ हो जाता है? तो ये जो है मुंगेर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मुंगेर में हो जाता है। अगर बात किया जाए राजगीर पहाड़ी, क्या हो जाता है? राजगीर राजगीर पहाड़ी कहाँ हो जाता है? तो राजगीर पहाड़ी जो है आपको नालंदा में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? नालंदा में हो जाता है। अगर बात किया जाए, ध्यान तो बात किया जाए रानी द्वीप, ध्यान दीजिएगा, रानी द्वीप पहाड़ी कहाँ हो जाता है? तो ये जो है आपको गया में हो जाता है। रानीद्वीप पहाड़ी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी की अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाता है आपको? अब मैं हमने बताया कैमूर की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची पहाड़ी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मडुआ, ध्यान दीजिएगा, मडुआ जो कि रागी कहा जाता है, के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। तो बिहार का जो स्थान है वो प्रथम हो जाता है। क्या होता है? प्रथम जो है वो हो जाता है, यानी कि रागी के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम हो जाता है। और गेहूं के उत्पादन में, ध्यान दीजिएगा, गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो छठा हो जाता है। चना के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो कैवा हो जाता है? तो आपका इसमें भी छठा हो जाता है। जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो दूसरा हो जाता है। क्या होता है? दूसरा हो जाता है। तंबाकू, ध्यान दीजिएगा, तंबाकू के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा हो जाता है। गन्ना के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? गन्ना के उत्पादन में जो बिहार का स्थान हो जाता है वो प्रथम हो जाता है। क्या होता है? प्रथम हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? यानी कि बिहार को जो है कितने कृषि प्रदेश में जो है बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर जो है बिहार में जो है, बिहार को जो है 8 कृषि प्रदेश में विभाजित किया गया। क्या किया गया है? विभाजित किया गया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। जी हाँ, तो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। कहाँ स्थित है? तो यूएसए, अमेरिका में ये स्थित हो जाती है। क्या होती है? अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये स्थित हो जाती है। इसका क्षेत्र जो है वो 7,000 किलोमीटर, कितना है? 7,000 किलोमीटर में ये फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो एकांका गुहा है। क्या है? एकांका, ध्यान दीजिएगा, एकांका गुहा जो है वो सबसे ऊंची चोटी एंडीज की हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मृत ज्वालामुखी से निर्मित है। क्या है? मृत ज्वालामुखी से निर्मित हो जाती है। तो मृत ज्वालामुखी से निर्मित हो जाती है। और
अगर बात किया जाए एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए तो ओजस, जी हाँ, तो ओजस डेल सलाडो हो जाता है। क्या होता है? ओजस डेल सलाडो। क्या? ओजस डेल सलाडो जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। विश्व एंडीज पर्वत जो है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे है। यहाँ पे सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी जो है जो कौन सा है? माउंट कोटोपैक्सी है। क्या है? माउंट कोटोपैक्सी। क्या है? माउंट कोटोपैक्सी जो है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है अप्रैल 2005 को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? अप्रैल 2005 को जो है क्या शुरू किया गया? राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो शुरू किया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है कब शुरू किया गया था? तो 12 अप्रैल को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 12 अप्रैल को जो है वो शुरू किया गया था। अगर बात किया जाए स्टार्टअप इंडिया, क्या है? स्टार्ट, या तो स्टार्ट अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो है 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। स्टैंड अप इंडिया, ध्यान दीजिएगा, स्टैंड, ध्यान दीजिएगा, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये भी जो है 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। हृदय योजना, ध्यान दीजिएगा, हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हृदय योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। क्या की गई थी? 2015 में की गई थी। अगर बात किया जाए उदय, ध्यान दीजिएगा, उदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो उदय योजना की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। अगर बात किया जाए अमृत योजना, क्या है? अमृत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन, ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हिजरी संवत आरंभ हुआ। तो हिजरी संवत जो है वो कब आरंभ हुआ है? तो हिजरी संवत जो है आपको 622 ईस्वी में आरंभ हुआ है। कब हुआ है? हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी में किसने आरंभ किया? तो पैगंबर मोहम्मद ने। किसने किया है? पैगंबर, ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद ने जो है इसे मक्का मदीना की यात्रा के लिए क्या किया था? स्टार्ट किया था। क्या किया था? स्टार्ट किया था। अगर बात किया जाए हजरत मोहम्मद साहब का जो थे वो इस्लाम धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? इस्लाम धर्म के हो जाते हैं। और इनका जन्म जो है 570, ध्यान दीजिएगा, 570 ईस्वी में जो है इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर बात किया जाए कि इनको मक्का के पास हीरा, ध्यान दीजिएगा, हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गांव में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने खादीजा, ध्यान दीजिएगा कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है खादीजा। क्या है? खादीजा नामक विधवा से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। क्या किया था? विवाह किया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो तट रेखा की लगभग कुल लंबाई जो है वो 7500 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? 7500। लेकिन एक्यूरेट पूछेगा तो 7516.5 किलोमीटर। कितना? 7516.5 किलोमीटर जो है वो एक्यूरेट हो जाता है। अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए 7516.5, कहीं कहीं पे जो है वो 7516.6 भी देता है। कितना देता है? 7516.6 भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए मुख्य तटीय भूमि की लंबाई, कितना? मुख्य तटीय भूमि की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? 6100 किलोमीटर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितना हो जाता है? तो 15,000, ध्यान दीजिएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत में की बात की जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, जी हाँ, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, लोएस का पठार स्थित है। तो लोएस का पठार जो है वो कहाँ स्थित है? तो लोएस का पठार जो है आपको चीन में स्थित हो जाता है। कहाँ स्थित हो जाता है? चीन में स्थित हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर बात किया जाए अमेरिका में, तो अमेरिका में कौन कौन सा पठार हो जाता है? तो अमेरिका में जो है आपको कोलंबिया पठार हो जाता है। क्या होता
जाता है कोलंबिया। ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया पठार जो है अमेरिका में हो जाता है। और क्या हो जाता है, तो एडवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड्स पठार जो है ये आपका कहाँ हो जाता है, आपको जो है अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो मेघ जो गरजता है यानी कि बादल जो गरजता है वो वायुमंडल के किस परत में जो है वो गरजता है? तो इसका राइट आंसर जो है, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आंधी तूफान जितने भी होते हैं सब कुछ आपके किस में होती है? क्षोभ मंडल। अगर समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल जो है इसमें मौसमी परिवर्तन नहीं होता। इसमें तापमान जो है सालों भर एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है। अगर आयन मंडल की बात की जाए तो आयन मंडल जो है, आयन मंडल के कारण दूर संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो आयन मंडल के कारण क्या होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो है वो क्या हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी युद्ध को जो है आपको क्या कहा जाता है? राक्षसी तंगड़ी युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राक्षसी, ध्यान दीजिएगा, राक्षसी तंगड़ी, ध्यान दीजिएगा, राक्षसी तंगड़ी युद्ध जो है इसी युद्ध को कहा जाता है। जी हाँ, तो इसी युद्ध को कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1300, जी हाँ, तो 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? विजयनगर की स्थापना की गई थी। और ये युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध जो है आपको आपके जो है संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था। कि कौन संयुक्त सेना में कौन कौन था? तो बीजापुर, इस सेना में यानी कि आपको तालीकोटा युद्ध में कौन कौन था? एक साइड से तो है विजयनगर था, दूसरी साइड से बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बीदर जो है वो साथ में था। इसीलिए जो है विजयनगर क्या हो गया था? पराजित हो गया था। विजयनगर की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। और इसको स्थापित करने वाला जो थे वो हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का जो थे विजयनगर के स्थापना करने वाले थे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जेरूसलम, ध्यान दीजिए, जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? नहीं की बात की जा रही है, किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो ये जो है आपको पारसी का तीर्थ स्थल नहीं हो जाता। क्या होता है? पारसी का तीर्थ स्थल नहीं हो जाता है। अगर बात किया जाए लुम्बिनी का, लुम्बिनी किसका तीर्थ स्थल हो जाता है? तो लुम्बिनी जो है आपको बौद्धों का हो जाता है। किसका होता है? बौद्धों का तीर्थ स्थल हो जाता है, जो कि कहाँ स्थित रहता है? नेपाल में है। कहाँ स्थित है? नेपाल में हो जाता है। अगर बात किया जाए कि मक्का, ध्यान दीजिए, मक्का, मक्का किसका तीर्थ स्थल हो जाता है? तो इस्लाम धर्म का। किसका है? इस्लाम धर्म का जो है ये तीर्थ स्थल होता है। कहाँ स्थित है? सऊदी में है। कहाँ स्थित है? सऊदी में स्थित हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल, ध्यान दीजिएगा, कुराल किस भाषा में है? जो धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल है वो किस भाषा में हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपको तमिल में। किसमें? तमिल में जो है ये धार्मिक भाषाओं का कुराल जो है वो हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दिया था? तो अगर बात किया जाए त्याग पत्र की तो ये जो है 1939 ईस्वी में। कब? 1939 ईस्वी में जो है त्रिपुरी अधिवेशन, क्या त्रिपुरी अधिवेशन में जो है क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था। क्या किया था? त्याग पत्र दिया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए आजाद हिंद फौज का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से होता है, यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, क्या दो? तुम मुझे खून दो, ध्यान दीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी जो है शुक्र के समान है। किसके समान है? शुक्र के समान है। शुक्र ग्रह का जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है लगभग
5% है। कितना है? 81.5% हो जाता है। शुक्र ग्रह को जो है चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमकीला। ध्यान दीजिएगा, चमकीला ग्रह कहा जाता है। साथ ही साथ गर्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्म ग्रह कहा जाता है। जी हाँ, तो गर्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास हो जाता है, जी हाँ, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास हो जाता है वो कितना हो जाता है? तो 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाता है। जी हाँ, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाता है। और शुक्र का ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,000, कितना? 12,104 किलोमीटर हो जाता है। कितना होता है? 12,104 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाता है? आपको शुक्र का ध्रुवीय व्यास हो जाता है। इसीलिए जो है इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा। ध्यान दीजिएगा, जुड़वा बहन भी जो है शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को जो है वो क्या माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो हो जाता है। अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुबत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। क्या किया था? कुबत, जी हाँ, तो कुबत उल इस्लाम, इस्लाम मस्जिद की क्या किया था? निर्माण किया था। अलाउद्दीन ने जो है क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। क्या किया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। और अकबर ने बहुत सारी चीजों का निर्माण जो है दिल्ली और आगरा में किया। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है तंजानिया का पुराना नाम क्या है? तो तंजानिया का पुराना नाम की अगर बात किया जाए तो आपका क्या हो जाता है? टैगानिका। ध्यान दीजिएगा, टैगानिका जो है तंजानिया का पुराना नाम हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो है शाह मीर था। कौन था? शाह मीर जो था कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक हो जाता है। अगर बात किया जाए कश्मीर का अकबर, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है जैन अल आबदीन को, किन्हें? जैन, ध्यान दीजिएगा, जैन अल आबदीन को, किन्हें? आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जहाँ तो इन्हें कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज तरंगनी में, ध्यान दीजिएगा, राज तरंगनी में जो है कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। और राज तरंगनी के लेखक जो हैं वो कलहन हो जाते हैं। कौन होते हैं? कलहन जो हैं वो राज तरंगनी के लेखक हो जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है, ध्यान दीजिएगा, 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता, ध्यान दीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। क्या की थी? रास बिहारी घोष ने जो है वो क्या किया था? आपको जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भागों में बट गया था। पहला था गरम दल, क्या था? गरम दल। और दूसरा जो था वो नरम दल था। क्या था? नरम दल था। यानी कि गरम दल और नरम दल में बट गया था। अगर बात किया जाए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, जी हाँ, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था? 1885 में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्या किया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए 1906 में, कहा? 1906 में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में जो है इसका अधिवेशन हुआ था। अगर बात किया जाए 1916 में, कब? 1916 में जो है कलकत्ता का अधिवेशन लखनऊ में हुआ है। कब हुआ है? लखनऊ में जो है आपको हुआ है, जिसमें जो है कांग्रेस लीग के बीच समझौता हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम को चुने, यानी कि कौन सा जो है सही सुमेलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है कोई भी जो है इसमें सुमेलित नहीं, यानी कि सरस्वती सम्मान 2022 किन्हें दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 जो है आपको ध्यान दीजिएगा शिव शंकरी को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? शिव शंकरी को। किन्हें? शिव शंकरी को जो है आपको क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है? तो व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है। किन्हें दिया गया है? ज्ञान
चतुर्वेदी को जो है वो क्या दिया गया है, आपको व्यास सम्मान दिया गया। अगर बिहारी सम्मान की बात की जाए तो बिहारी सम्मान जो है आपको किन्हें दिया गया है, माधव हाड़ा को दिया गया है। किन्हें दिया गया है, माधव हाड़ा को जो है वो व्यास सम्मान दिया गया। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा या तो किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के या तो बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म जो है वो किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा जो है फ्लड हब जो है वो लॉन्च किया है। अगर बात किया जाए आज़ादी के 75 साल पूरे होने के, जी तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर गूगल ने, जी तो गूगल ने उड़ान अभियान लॉन्च किया था। क्या किया था, उड़ान अभियान जो है वो लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है क्या किया था, क्या किया है, चैट जीपीटी। जी हाँ, तो चैट जीपीटी का, जी हाँ, तो चैट जीपीटी को जो है, चैट जीपीटी के जवाब में जो है गूगल को क्या किया है, बार्ड का जवाब दिया है। क्या क्या है, बार्ड। ध्यान दीजिएगा, बार्ड का के रूप में जवाब दिया, यानी कि बार्ड जो है एआई चैटबॉट लॉन्च किया। अगर चैट जीपीटी की बात की जाए, चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, चैट जीपीटी जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो कौन सा जो है सहारा मरुस्थल से संबंधित होता है, तो हबीब। जी हाँ, तो हबूब जो है वो सहारा मरुस्थल में चलने वाला, क्या हबूब जो है आपको क्या होता है, दक्षिण सहारा खास करके सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म हवा होती है। क्या होती है, रेत भरी गर्म हवा हो जाती है, जो आपकी गर्मी के मौसम में बहुत अधिक सक्रिय रहता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए ये जो है गर्मी के समय बहुत ही ज़्यादा असर करती है। क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा असर करती है। अगर बात किया जाए फाहेन यानी कि फॉन, जिसको कहते हैं फॉन, तो फॉन जो है आपको कहाँ चलता है, तो आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर चढ़ता है। क्या चलता है, दक्षिणी ढाल पर ये चलने वाला हवा हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, क्रिकेट में, या तो क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो एशिया कप 2023 का खिताब जो है किस देश ने जीत लिया है, तो भारत ने जो है ये जीत लिया। क्या कर लिया है, भारत ने जो है ये खिताब जीत लिया है। और किसको हरा कर जीता है, तो ये जो है श्रीलंका को हरा करके एशिया कप 2023 जो है जीत लिया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन जो है सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है सिल्वर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग नहीं किया था, बल्कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है टंगस्टन का यूज किया था। किसका यूज किया जाता है, टंगस्टन का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। और मैग्नीशियम का यूज जो है आतिशबाजी में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम जो है परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है। जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो जिंक जो है गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए हीटर में, जी हाँ, तो हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग जो है हीटरों में किया जाता है। जी हाँ, तो हीटरों में किया जाता है। अगर विद्युत बल्ब की बात की जाए तो विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है अब क्या किया जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है। क्या कहता है, आर्गन गैस जो है वो भरा जाता है। क्या क्या जाता है, आर्गन गैस भरा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली पदार्थ है। तो निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली पदार्थ क्या हो जाता है, तो ये जो है आपका पहला तो क्लोरोफॉर्म होगा, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ, यानी कि बेहोश करने वाला ये पदार्थ के रूप में प्रयोग किया था। अगर बात किया जाए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है। जी हाँ, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है, जो कि आपके लिए आग को बुझाने के लिए, क्या, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया था। हीलियम जो है वो एक अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस
हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वास तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार जो है किसके जरिए किया जाता है? तो ये जो है फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ के द्वारा जो है किया जाता है, जिसे जो है पाल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर बात किया जाए रुधिर रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो रुधिर रोग विशेषज्ञ को जो है हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। निश्चेतना विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो निश्चेतना विज्ञान विशेषज्ञ को जो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, अधिक नमक, जी हाँ, तो अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्यों? तो अधिक जीवाणु मरने का कारण क्या है? तो इनके कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं। क्या होता है? इनके कोशिका द्रव्य जो है संकुचित हो जाते हैं और इस तरह वे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं। यानी कि हम लोग जो अचार लगाते हैं उनमें नमक की मात्रा क्या करेंगे? ज्यादा देंगे तो वो कभी भी खराब नहीं होगा। क्या होगा? कभी खराब नहीं होगा। जी हाँ, तो अचार कभी भी खराब नहीं हो जाता। अगर बात किया जाए अचार में, जी हाँ, तो अचार में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और साथ ही साथ सिरका, जी हाँ, तो सिरका में भी जो है आपको एसिटिक अम्ल देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो एसिटिक अम्ल देखने को मिल जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो है 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। इसको चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इसको चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है C-0। जी हाँ, तो C-0 100 - 0 क्या होता है? 100 - 0 इज इक्वल टू क्या होता है? F-32। जी हाँ, तो F-32 और क्या हो जाता है आपको? कितना? 212 - 32 हो जाता है। जब इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे तो 30 डिग्री इसका वैल्यू आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, सूची को सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सूची को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है। टार्टेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और ग्लूमेटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल दूध में। फिर से देखिए, फॉर्मिक अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है। टार्टेलिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। ग्लूमेटिक अम्ल जो है गेहूं में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल जो है आपको दूध में देखने को मिल जाएगा। और दूध में सफेद रंग, ध्यान दीजिएगा, दूध में सफेद रंग, ध्यान दीजिएगा, दूध में सफेद रंग जो है केसीन के कारण, किसके कारण? केसीन के कारण पाया जाता है। और दूध में पीला रंग, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी दूध हल्का पीला दिखाई देता है। पीला रंग जो है कैरोटीन के कारण, किसके कारण? ध्यान दीजिए, कैरोटीन के कारण जो है वो पीला रंग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य नहीं किया जाता? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है बोल रहा है। तो अगर बात किया जाए कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, तो कैडमियम रॉड जो है वो नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड जो है भारी मशीनों में मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। इनके प्रयोग से जो है मशीन घिसने से, ध्यान दीजिएगा, घिसने से बच जाता है। क्या होता है? घिसने से बच जाता है। आवाज भी स्मूथ होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा में, जी हाँ, तो अमीबा से समानता रखती है? तो कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको WBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। अगर बात किया जाए WBC क्या करता है, तो रक्त यानी कि बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। यानी कि संक्रमण, क्या है? संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। WBC का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन जो है क्या होता है आपका इसका कार्यकाल हो जाता है। अगर बात किया जाए RBC की, तो RBC का जो कार्यकाल होता है 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए RBC का कब्रगाह, जी हाँ, तो अब RBC का कब्रगाह जो है प्लीहा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा को जो है RBC का कब्रगाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RBC का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना RBC का मुख्य कार्य होता है। जी हाँ, तो मुख्य कार्य होता है। WBC जो है वो क्या कहलाता है? WBC ध्यान दीजिएगा, RBC और WBC ये
प्लेटलेस होता है। क्या होता है? प्लेटलेस होता है। अगर बात किया जाए डब्ल्यूबीसी, जो है तो डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। ध्यान दीजिएगा, ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्न में से क्या, जो तो निम्न में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? नहीं है बात की जा रही है, तो नहीं तो वास्तविक जो है कभी भी समतल समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या करेगा? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बल्कि इसमें जो है क्या बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा नहीं बन, आभासी बनेगा और सीधा या उल्टा दोनों में से कोई भी बन सकता है। जो तो सीधा या फिर उल्टा बन सकता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो सीधा ही बनता है। वास्तविक बनेगा तब क्या होगा? आपको उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, जबकि 1 GB, या तो 1 GB का सही मान कितना होता है? तो 1 GB का अगर मान की बात की जाए तो 1 GB में जो है 1024 MB होता है। कितना होता है? 1024 MB जो है 1 GB में हो जाता है। अगर बात किया जाए एक बाइट में, ध्यान दीजिएगा, एक बाइट में जो है, या तो एक बाइट में जो है कितना बीट होता है? तो एक बीट में जो है 8, या तो एक बाइट में जो है 8 बीट होता है। क्या होता है? 8 बीट आपको देखने को मिल जाता है। और मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है क्या होता है? आपको पीबी होता है। क्या होता है? पीबी हो जाता है सबसे बड़ा बाइट, जिसे पेटा बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटा बाइट जो है वो कहा जाता है। अगर इसमें अगर बात किया जाए, दो प्रकार की मेमोरी होता है। पहला होता है रैम। क्या होता है? रैम। दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो एक और होता है ई रोम। क्या होता है? ई रोम। तो ई रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको क्या होता है? ई रोम का फुल फॉर्म जो होता है इरेजेबल, यहाँ तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ईपी रोम होता है, ई रोम नहीं, ईपी रोम। इरेजेबल, ध्यान दीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम ऑन रीड ओनली मेमोरी होता है। एक और फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, SQL। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो किसमें जो है लेजर का प्रयोग नहीं होता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में जो है लेजर का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा हॉलोग्राफी में, या तो हॉलोग्राफी में लेजर का प्रयोग होता है। और कैंसर के चिकित्सा, यानी कि कैंसर के इलाज में जो है क्या कहता है? लेजर का प्रयोग होता है। CD DVD स्कैनर एवं प्रिंटर में जो है लेजर का प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए लेजर, ध्यान दीजिएगा, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लेजर का फुल फॉर्म जो हो जाता है लाइट, या तो लाइट एम्पलीफाइंग एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेट, या तो स्टिमुलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। लेजर जो है एक वर्णीय प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? एक वर्णीय, ध्यान दीजिएगा, एक वर्णीय प्रकाश पुंज जो है लेजर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ठहरे हुए पानी में चमकदार, या तो चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। तो ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ कीचड़ में जो हरे धब्बे बनते हैं वो क्या होते हैं? तो वो जो है शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, या फिर शैवाल के कारण ये बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शैवालों का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइको। ध्यान दीजिएगा, फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। और अगर सब बात करें समुद्री शैवाल में, किसमें? समुद्री शैवाल में जो है आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है वो आपको कितने फीट के बराबर हो जाएगा? तो 6080, जी हाँ, तो 6080 फीट के बराबर जो है एक समुद्री मील हो जाता है। जी हाँ, तो समुद्री मील हो जाता है। समुद्री मील किसका मात्रक है? तो ये जो है दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक हो जाता है? दूरी का ये मात्रक हो जाता है। अगर बात किया जाए लंबी दूरी का मात्रक क्या होता है? तो लंबी दूरी का मात्रक जो है प्रकाश वर्ष हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष जो है लंबी दूरी का मात्रक हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए एक फैदम, ध्यान दीजिएगा, एक फैदम में कितना फीट होता है? तो एक फैदम में जो है 6 फीट होता है। कितना फीट होता है? 6 फीट देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए एक फर्मी, क्या? एक
फर्मी, ये एक फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻⁻5। जी हाँ, तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर हो जाता है। एक खगोलीय, जी हाँ, तो एक खगोलीय मात्रक, ध्यान दीजिएगा, एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो एक खगोलीय मात्रक बराबर जो है वह आपको 1.446 इंटू 10⁻11, जो तो 10⁻11 मीटर एक खगोलीय मात्रक का वैल्यू जो है हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हॉर्स अक्षांश किसके चुंबकीय दाब कटिबंध में होता है। तो हॉर्स अक्षांश की अगर बात किया जाए तो हॉर्स अक्षांश जो है वो क्या हो जाता है, आपके उपोष्ण उच्च दाब है। जी हाँ, तो उस उपोष्ण उच्च दाब में स्थित होता है। जी हाँ, तो उपोष्ण उच्च दाब में स्थित हो जाता है। अगर बात किया जाए हॉर्स अक्षांश जो है 30 डिग्री, जी हाँ, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी वायुदाब पेटी को कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी वायुदाब पेटी को जो है हॉर्स अक्षांश कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जब हम केचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाती है, इसका क्या कारण है। तो केचुए पर हम जब साधारण नमक छिड़केंगे तो वो क्या होता है, तो परासरणी प्रघात के कारण जो है वो क्या होता है, वो मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। केचुए के शरीर से जल बाहर निकलती है। क्या होती है, जल जो है वो बाहर निकलती है। क्या होती है, बाहर निकलती है, जिसके कारण वो मर जाता है। केचुआ जो है किसान का मित्र कहलाता है। क्या कहलाता है, किसान का मित्र जो है वो केचुआ कहलाता है। क्या कहलाता है, केचुआ कहलाता है। केचुआ से निकलने वाले रसायन पदार्थ में जो है मृदा को उर्वरता बढ़ाती है। क्या होती है, मृदा की उर्वरता बढ़ाती है, जिसमें जो है आपको किसकी, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगर बात किया जाए केचुआ जो है कैसा होता है, तो उभय लिंगी होता है। कैसा होता है, उभय लिंगी होता है। केचुआ उभय लिंगी आपको होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस पदार्थ, या तो किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा जो है आपको 1/म्यू, ध्यान दीजिएगा, 1/म्यू इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का इकाई जो है क्या होता है, जूल केजी इनवर्स 1 और केजी, ध्यान दिएगा दोस्तों, जूल केल्विन इनवर्स 1 केजी इनवर्स 1 हो जाता है। अगर बात किया जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है 41, यहाँ तो 4184, ध्यान दीजिएगा 4184 जूल प्रति केजी, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, मलेरिया मलेरिया रोधी दवा कुनैन के पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है। तो कुनैन के पौधे, कुनैन से जो बनाई जाती है उसका नाम है सिनाकोना। जी हाँ, तो सिनाकोना के पौधे से जो है मलेरिया रोधी दवा कुनैन बनाई जाती है। जी हाँ, तो कुनैन बनाई, तो ये जो है कुनैन के छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, कुनैन के छाल से बनाई जाती है। अगर बात किया जाए मलेरिया, ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया मलेरिया की खोज किसने की थी, मलेरिया के परजीवी की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने, किसने, रोनाल्ड, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया के परजीवी की खोज की थी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है, वह क्या होता है। तो जो शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से जो गुजरता है वो क्या होता है, तो मुख्य गुहा होता है। क्या होता है, मुख्य गुहा होता है। शरीर में भोजन का अंतिम रूप से पाचन जो है छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, अंतिम रूप से पाचन जो है वो क्या होता है, छोटी आंत में होता है। अगर बात किया जाए शरीर में जो आहार नाल होता है, क्या होता है, आहार नाल, तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई जो है 10 से 14 मीटर हो जाती है। कितना होता है, 10 से 14 मीटर जो है वो हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है गलगंड। जी हाँ, तो गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है। तो गलगंड का बढ़ना जो है मुख्यतः, जी हाँ, तो मुख्यतः जो है आयोडीन की कमी से कारण होता है। क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और गलगंड का बढ़ना यानी कि ग्वाइटर रोग होता है। क्या होता है, ग्वाइटर रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। साथ साथ घेंघा रोग, ध्यान दीजिएगा, घेंघा रोग जो है वो किसकी कमी से कारण होता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगर बात किया जाए लोहे की कमी से क्या होता है, तो अनीमिया रोग होता है। क्या होता है, अनीमिया रोग जो है लोहे की कमी से हो जाता है। अगर बात किया जाए सोडियम की, तो सोडियम जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ जाता है, मिट्टी के
तेल में इसे रखा जाता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है। क्या करने लगता है, जलने लगता है। कैल्शियम की अगर बात की जाए तो हमारे दांतों और हड्डियों का निर्माण जो है कैल्शियम से होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है, युवा शक्ति। जी हाँ, तो युवा व्यक्तियों में HIV एड्स होने का आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक अधिकांशता संबंधी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो तीव्र, जी हाँ, तो तीव्र दीर्घ अस्थाई शिरोवेदना। जी हाँ, तो तीव्र दीर्घ अस्थाई शिरोवेदना जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा। अगर बात किया जाए एड्स की, किसकी बात किया जाए, एड्स की, तो एड्स का जो फुल फॉर्म क्या होता है, आपको होता है एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल फॉर्म होता है। और अगर बात किया जाए HIV का, किसका, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात किया जाए HIV वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो जो का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है हमारे लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जो लार ग्रंथि से जो है वो स्रावित होता है। अगर बात किया जाए मनुष्य में, लार में लगभग जो है 98% पानी होता है। क्या होता है, लार में लगभग 98% तक पानी होता है। और लार की वजह से है जो है हमारा भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, भोजन का पाचन जो है वो लार की वजह से ही होता है। क्या होता है, लार की वजह से ही होता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? जी हाँ, तो सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह हो जाता है। तो काष्ठ, घास और चर्म जो है वो जैव निम्नीकरण समूह हो जाता है। जी हाँ, तो जैव निम्नीकरण समूह हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्नलिखित में अन्य जानवरों में से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? तो रेबीज जो है कुत्ते काटने से होता है, और किस जानवर के काटने से होता है, तो चमगादड़ के काटने से भी जो है रेबीज क्या होता है, रेबीज हो जाता है। जी हाँ, तो रेबीज हो जाता है। मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, तो मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। अगर बात किया जाए छोटी माता, जी हाँ, तो छोटी माता रोग किसके कारण होता है, तो छोटी माता रोग जो है वेरियोला वायरस के कारण होता है। क्या होता है, वेरियोला वायरस के कारण जो है छोटी माता होता है। अगर चेचक की बात की जाए तो चेचक का जो रोग होता है ये भी वेरियोला वायरस के कारण होता है। क्या होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है। अगर बात की जाए खसरा की, किसकी, खसरा, तो खसरा का बीमारी किस कारण होता है, तो खसरा बीमारी जो है मोरबी, ध्यान दीजिएगा, मोरबीली, ध्यान दीजिए, मोरबीली वायरस के कारण जो है खसरा होता है। उसके बाद जो अगर बात किया जाए बर्ड फ्लू, क्या है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, तो बर्ड फ्लू जो है H5N1 वायरस के कारण होता है। क्या होता है, H5N1 वायरस के कारण हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है, नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता जो है कितनी हो जाती है, तो आपके 3 हो जाती है। कितनी होती है, 3 जो है नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता हो जाती है। ये जो है नाइट्रोजन जो है रंगहीन, कैसा, रंगहीन और गंधहीन, ध्यान दीजिएगा, गंधहीन गैस हो जाता है। क्या होता है, नाइट्रोजन जो है रंगहीन गंधहीन गैस हो जाता है। यह जल में बहुत ही कम घुलता है, यानी कि बहुत कम घुलनशील होता है। ये जो है हवा से हल्की होती है। क्या होती है, हवा से ये हल्की होती है। इसका उपयोग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने तथा उच्च ताप पे थर्मामीटर में, किसमें, थर्मामीटर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट्रोजन जो है लिटमस पात्र पर डालने पर, जहाँ तो कोई भी प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, हाइड्रा की निमैटोसिस्ट में जहरीला तरल मौजूद है। जहाँ तो निमैटोसिस्ट में जहरीला पदार्थ जो मौजूद है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होता है, हिप्रेटोस
हिप्रेटॉक्सिन जी हाँ, तो हिप्रेटॉक्सिन जो है वो तरल पदार्थ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता जी हाँ, तो हाइड्रा में जो है रक्त नहीं पाया जाता, रक्त जो है वो नहीं पाया जाता। हाइड्रा में पुनर्जनन की क्षमता होती है, क्या होती है? पुनर्जनन हो सकता है, यानी कि पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले आगे की ओर। तो दोस्तों आज जो है हमारा वीडियो इतना ही तक। आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 21 के साथ। किसके साथ? सेट नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।